आप खुद भी एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो। ये हाथ क्लॉकवाइज, दूसरा हाथ Anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बड़ा मिरेकल है। हाँ। मुझे ही नहीं पता कैसे हुआ। ये 1 ऐसा मिनट नहीं- में 240 टाइम्स मैंने किया। आपके प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे वियर्डेस्ट रिकॉर्ड्स क्या रह चुके हैं? जयपुर में डॉक्टर राम सिंह चौहान जी हैं, हाँ, उनकी 20 फीट लंबी मूंछ है। वहां पर इतनी उगती भी है। एक बच्ची है बहुत छोटी, 1.5 फीट हाइट है उसकी। ऐसा कोई गेस्ट पहले आया नहीं है अब तक जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। सर मैं आपका फॉलोअर हूँ आपके चैनल पर। एक बच्ची आई थी, बच्ची ने अंदर बुक का कंटेंट बता दिया था, कंटेंट बोला था तो उसने पेज नंबर बता दिया था। पेज नंबर 18 पे क्या है? पेज नंबर 18 पे एक लड़की है जिसने ब्राउन कलर का पूरा एक ड्रेस पहना है और नेकलेस है, पतली सी एक चेन है, फिर बीच में कर्व में सिल्वर कलर का पेंडेंट है जो कि थिक शेप में है। और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम हार्ड वाले बुक पेजेस नंबर पूछे ताकि भूले। फिर सर ने 2-3 जन के साथ और करके बताया कि ये तो मतलब मैं इजीली कर सकता हूँ। तभी रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। 5 अगस्त को मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी। 11 अगस्त को मैंने जयपुर में परफॉर्म किया। 100+ स्टूडेंट्स जो है उनको मैंने बुक विद पेज नंबर याद करवा करके पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जिनका IQ हाई है वो लोग लाइफ में कुछ खास नहीं करते। सॉरी टू से गौरव सर, आपका जो चैनल है। स्वागत है पंकज खटवानी सर हमारे पॉडकास्ट में। और आप एक बहुत ही यूनिक गेस्ट हो बिकॉज ऐसा कोई गेस्ट पहले आया नहीं है अब तक जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। और एक भी नहीं, 2 एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड और अपना किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो ये मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल होता था कि जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं? मतलब ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है? मतलब लोग क्यों बनाते हैं? और अगर किसी को बनाना है तो इसका प्रोसेस क्या है? क्या बेनिफिट मिलता है लोगों को? क्या आप समझा सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पीछे प्रोसेस क्या है और वर्ल्ड रिकॉर्ड लोग क्यों बनाते हैं? 2 क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए, क्यों बनाते हैं सर, उसके पीछे वजह ये होती है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे बड़ा रीज़न है कि ग्लोबलाइजेशन। कि हर इंसान को काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कहते हैं ना काम को पहचान मिलना, वो काम को पहचान मिलती है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के थ्रू। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। आप ही के पार्टनर हैं सर, बैठे हैं हमारे साथ, CA डॉक्टर महेश गौड़ जी। सर इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगा। आपके चैनल पर सर, मैं आपका फॉलोअर हूँ आपके चैनल पर। एक बच्ची आई थी जिसने, आपने उनसे पूछा था कि पेज नंबर आपने बताया थे, तो बच्ची ने अंदर बुक का कंटेंट बता दिया था, कंटेंट बोला था तो उसने पेज नंबर बता दिया था। वहाँ से हमने उस पॉइंट को क्लिक किया, हमारी टीम ने सर्च किया महेश सर को, और महेश सर का कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इनको हमने कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम के थ्रू। फिर इंस्टाग्राम के थ्रू इनसे कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद हमारी टीम ने इनसे बात की, बताया कि आपका एक वीडियो गौरव सर के चैनल पर देखा है और हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। तो इस तरह से इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अभी मैं शॉर्ट में ही सर बताऊंगा, आगे हो सकता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जी। मैं उस वक्त अजमेर जा रहा था अपने किसी काम से, तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है कि आपका एक वीडियो देखा है तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हैं? तो पहले मुझे लगा कि मजाक है, तो मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। जब मैं वापस जयपुर एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ पे मैंने देखा वापस एक और मैसेज आया हुआ था कि सर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक लग रहा है कि कोई बच्चा पूरी बुक विद पेज नंबर कैसे याद कर पा रहा है। तो मुझे लगा, तो मैंने कहा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या? और एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कैसे जाता है। तो वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आता है और मुझे बोलते हैं कि एक फॉर्म भेजा गया, बोले कि ये फॉर्म आपको फिल करना होगा और 2 गजेटेड ऑफिसर के सामने आपको पहले किसी भी 1 या 2 बच्चों को बुक विद पेज नंबर याद करवा करके बताना होगा। उसका वीडियो बनना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे उस फॉर्म पे, फिर वो फॉर्म हमारे पास सबमिट होगा और उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर वो प्रॉपर है तो फिर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एलिजिबल है, फिर आपको लाइव हमारे सामने परफॉर्म करना होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, साथ में एप्लीकेशन फ़ी भी बताई कि ये एप्लीकेशन फ़ी है। मुझे लिटरली टेंशन हुआ कि कहीं ये स्कैमर तो नहीं है, होता ना कि फ़ी के भर दी उसके बाद में कौन क्या है। तो नंबर तो आया था मेरे पास में, मैंने कहा कि मैं एक और वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मैंने क्या किया, इनकी कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च किया, वेबसाइट देखी, फिर मैंने जब वीडियो कॉल पे बात की इनसे, तो मैंने कहा नहीं, आपके मुझे जो भी डायरेक्टर है, कोई हेड है, उनसे बात करनी है।
तो उन्होंने पंकज जी को बुलाया, उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई। मैंने कहा हाँ चेहरा तो वही है जो वेबसाइट के ऊपर है। मैंने कहा मतलब ठीक है, नहीं तो एक बार हुआ ना कि कोई मुझे क्यों अप्रोच कर रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो फिर बाद में और अजमेर सर ये वो पॉइंट था जब आपको खुद को ही आपका टैलेंट इतना अच्छे से नहीं पता था। सो इट्स लाइक सर मतलब एक लोकल एरिया में कर रहे थे जी। एंड इट वाज लाइक कि लोगों को मदद मिल रही है, ये मिल रहा है। तो फिर बट जब मैंने खुद ने जब पर्सनली देखा तो लाइक खदीजा के साथ जो हुआ था, और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम हार्ड वाले बुक पेजेस नंबर पूछे, आगे पीछे पूछे ताकि भूले। तो तभी रियलाइज़ हुआ यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर सर ने 2-3 जन के साथ और करके बताया कि ये तो मतलब मैं इजीली कर सकता हूँ जी। वैसा। और फिर लाइक यू हैपन टू सी हिम, लाइक आपने सर, बोलते सिर्फ संयोग, आपकी वजह से। अरे संयोग आपका- संयोग कह सकते हैं। मतलब एक टैलेंट ने यू नो आपके प्लेटफॉर्म को ढूंढा, सो और प्लेटफॉर्म ने टैलेंट को ढूंढ लिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, कंटिन्यू। उसके बाद जब वहाँ पे मैंने 2 गजेटेड ऑफिसर के सामने 2 स्टूडेंट्स अजमेर गया, मैं अजमेर गया हुआ था उस वक्त। तो अजमेर गया था तो पहले तो मेरे लिए चैलेंज था कि स्टूडेंट्स ढूंढो। तो वहाँ पे फिर मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले, मैंने उनको तैयार किया। अब वहाँ पे क्या कि वो सीए कर रहे थे। अब मुझे इनको मैंने बोला सीए की बुक याद करवाओ, उन्होंने बोला नहीं सर सीए कर रहे हैं, सीए की बुक अगर आप याद करवाओगे तो हो सकता हो तो उन्होंने पढ़ी हो, कुछ अलग करो। तो मैंने उनको मैगजीन दी, मैगजीन याद करके उनका वीडियो मैंने भेजा। फिर इन्होंने बोला कि सर आप एलिजिबल हो। तो इन्होंने बोला 11 अगस्त जो है उस दिन हमारा कंपटीशन है वहाँ पे जयपुर में, उसके बाद जो रहेगा वो 6 अक्टूबर को रहेगा। तो आप 11 अगस्त वाला ट्राई करना चाहेंगे या 6 अक्टूबर वाला? मैंने कहा सर मैं एक काम करता हूँ 11 अगस्त वाला ट्राई करता हूँ। और उस दिन 3rd या 4th अगस्त हुई थी, उस दिन 4th अगस्त था डे, मुझे याद है क्योंकि मैं पहुँचा था। 4th अगस्त था। 4th अगस्त को हमारी ये बातचीत हुई। इन्होंने बोला सर शॉर्ट टाइम है। मैंने कहा सर चलेगा। 5th अगस्त को मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी। 6th अगस्त को मैंने फॉर्म भरा, उनको याद करवाए। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर पूरी बुक तो चलेगा, बोले नहीं आप 40-50 पेजेस एक बार करवा दीजिए। 40-50 पेजेस का वीडियो बनाया, इनको भेजा। फिर इन्होंने बोला कि आप एलिजिबल है। 11 अगस्त को मैंने जयपुर में परफॉर्म किया। वहाँ पर 100+ स्टूडेंट्स जो है उनको मैंने बुक विद पेज नंबर याद करवा करके पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और वो मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बनाना ये था कि भाई चलो ठीक है, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, तो 6 अक्टूबर का जो है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी ट्रायल हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि ट्रायल में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। बट वहाँ पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। राइट। अब मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब इतने सारे लोग, बड़े पर्दे पर ये चीज़ हो रही है, ऑफिशियली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्टेज में हो रहा है। सो काफ़ी फॉर्मल चीज़ें लगी, ऐसा इनफॉर्मल से निकल के फॉर्मल लगी। और काफ़ी लोग अभी जैसे कोर्सेज वगैरह भी जो परचेज कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और हम मतलब इनको जितना हो सके अपग्रेड करते रहेंगे। सो पंकज सर, आपके लिए मतलब जैसे ये जो आइडिया है किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? बिकॉज ये बहुत ही अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ आइडिया है, और आप खुद भी एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो। जी। तो क्या वहां से आया ये आइडिया? सर कुछ कनेक्शन वहीं से ही था। मेरा रिकॉर्ड बना था 2011 में, अपोजिट आर्म रोटेशन का रिकॉर्ड था सर। तो एक बार आप करके बता सकते हैं? सर थोड़ा सा मुझे चलिए, ये हाथ क्लॉकवाइज हाँ, चलाइए, आप मेरे साथ कोशिश करिए। और दूसरा हाथ ये सर थोड़ा माइक ओके, दूसरा हाथ anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज, साथ साथ आप ये देखिए, मेरे को माइक प्रॉब्लम अच्छा गाइज, ये ऐसा लगता है बहुत इजी है, लेकिन आप करके देखो। सर एक नहीं हो तरफ पाएगा, एक कोई ये भी हो एक गया, हाथ और फिर नहीं चल पाएगा। नहीं, एक ही डायरेक्शन है सर। अरे एक ही यार आप स्टार्ट करते हैं एक से, फिर बाद में वापस से वो एक ही हाँ, वो डायरेक्शन एक ही हो जाता डायरेक्शन है। हो जाएगा। सो ये 1 ऐसा मिनट में 240 टाइम्स मैंने किया था। 1 मिनट में 240 40 टाइम्स। टाइम्स ओके, जब रिकॉर्ड बनाया था। मतलब 8-10 बार तो कोई भी कर लेगा, बट 240 इज द नंबर। मतलब बहुत बड़ा नंबर है सर, बहुत बड़ा मिरेकल है। मुझे ही नहीं पता कैसे हुआ था। आप केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे 240 टाइम्स। हाँ, वही नहीं कर पाएंगे। ये तो ऐसा है जैसे कि वो हमिंग बर्ड अपने विंग्स फ्लैप हाँ, करते बस वैसा ही सीन था। बिल्कुल वैसा ही सीन था मेरा। कम से कम लिम्का बुक वालों ने कम से कम 10-20 बार उसको स्लो मोशन में देखा, उनको फिर समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने मुझे ऑफिस बुलवाया, ऑफिस में देखा, ओहो, सबने करके देखा, उसके बाद फाइनल हुआ था रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड जब बना तो उसके बाद मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इस तरीके से कभी रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन
ऑपरेशन हेड की तरफ जाऊंगा। उसके बाद कुछ सालों तक मैं उस रिकॉर्ड को भूल गया था। फिर अचानक एक किसी पुराने क्लास फेलो ने मुझे बताया कि आप रिकॉर्ड होल्डर हो और उसको पब्लिश करो, लेके आओ। तो फिर मैंने उसको आगे लेके आया। फिर मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो लोकल लेवल पर थी उनको पता लगा, वो मुझे एज अ गेस्ट बुलाते थे अपने यहाँ इवेंट्स में और बताते थे लोगों को ये रिकॉर्ड होल्डर है। तो थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील होता था। तो फिर मुझे आया कि जब मैं ही भी रिकॉर्ड होल्डर हूँ तो क्यों ना औरों को भी कुछ ऐसा रास्ता बताऊँ जो इजी वे में हो, क्योंकि लिम्का रियली टफ, बहुत टफ है। मैंने कैसे बनाया मुझे भी नहीं पता, बहुत टिपिकल था। बहुत कंपटीशन है, हैवी बहुत कंपटीशन। कंपटीशन और टिपिकल वे है। वो फ़ोन नहीं उठाते हैं ज़्यादातर, आपको मेल से ही सब रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। मुझे एक इजी वे बनाना था कि रिकॉर्ड तो बने बट सामने वाले के लिए रास्ता इजी वे में हो, उसको कोई समझाने वाला हो, उसको बताने वाला हो। देखिए अभी जैसे फिर से मैं आपके पार्टनर की तरफ मूव करूंगा, सामने बैठे हैं, इनको अपना टैलेंट खुद नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड बनेगा और वो रिकॉर्ड बना। ये पहले महाराष्ट्र लेवल पर काम करते थे, अब इंडिया लेवल पर करने लगे हैं। हो सकता है आगे वर्ल्ड लेवल पर बच्चे इनकी टेक्निक्स को यूज करते हुए और आगे बढ़े। एक हौसला की भी बात होती है ना, बिलीफ, हाँ वो है ना। कहते हैं कि मतलब बिलीफ पहले आता है, बाद में सारी चीजें आती है। जी बिल्कुल रिसोर्सफुलनेस बाद में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिलीफ भी एक पैदा करता है कि यार है, एक कला है, मतलब हम कर सकते हैं वैसा वाला। सर वो तो देखिए मेरा एक ही मानना है, भगवान ने सबको यूनिक स्टार बनाया। हाँ। एक क्वालिटी सब में है। हाँ। हम लोग खुद अपनी कला को नहीं पहचान पाते। सॉरी टू से गौरव सर, आपका जो चैनल है वो उसके कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपके कितने चाहने वाले हैं, शायद आपको खुद नहीं पता होगा कितने चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आपका जो चैनल है गेट सेट फ्लाई सर, जिसमें आप साइंस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप इंडियाज़ बिगेस्ट साइंस इन्फ्लुएंसर हैं, तो क्यों ना इस पर आप भी रिकॉर्ड बनाएं और ट्राई करें। और इस पॉडकास्ट के बाद सर मैं महेश सर, मैं चाहूँगा सर को एक फॉर्म दे करके जाऊँगा मैं, और हमारी ज्यूरी उसके बाद पूरा रिसर्च करेगी और आप जरूर भरिएगा सर फॉर्म। मैं चाहता हूँ आप भी रिकॉर्ड होल्डर बने। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ मैंने इनको है ना, जब मेरा रिकॉर्ड बनाना तब भी मैंने गौरव सर को बोली थी कि सर आप एक काम कीजिए, आप एक बार अप्लाई कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी नोटिस किया ना, साइंस के कोचिंग क्लासेस के चैनल खूब सारे मिल जाएंगे, बिल्कुल। बट साइंस का इन्फ्लुएंसर चैनल जो है ना, वो अभी तक मुझे नहीं भी है, ऐसा नहीं है, कोई देखने को नहीं मिला। नहीं है। तो मैंने कहा सर आपको करना चाहिए। गौरव सर ने बोला हाँ ठीक है, देखते हैं सर। सर वही बात आ गई ना, हम कितने गुणी हैं हमें नहीं पता, दुनिया को पता है। हाँ, ये मतलब ये भी एक तरीके से लाइक जैसे आपसे ही मालूम पड़ा कि किर्गिस्तान में आप जब भी थे तो वहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स है। तो मतलब फैंस फॉलोइंग आपकी है ना आउटसाइड इंडिया पे बहुत सारी। मतलब ये मेरे लिए भी मोटिवेटिंग है, क्योंकि मैं उसी माइंडसेट से काम करता हूँ कि जो साइंस है, मेरा नज़रिया ये है कि साइंस हर जगह पे हमारी दुनिया में, राइट। साइंस सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और किताबों में नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ में साइंस है। तो अगर आप एक ऐसा नज़रिया बनाते हो जिससे आपको दुनिया में साइंस दिखता है, तो आप बेहतर इंसान बनते हो, ज़्यादा स्मार्ट तो बनते ही हो, ज़्यादा अपने करियर में आगे बढ़ते हो, अपनी हेल्थ को सुधार लेते हो, अपना जो भी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स हो गए, सारी चीज़ों को आप साइंस के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। तो बस हम उसी को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन इंसान के हिसाब से साइंस की स्टोरी टेलिंग करते हैं। आपने एक एआई का वीडियो डाला था सर, पूरा एआई इंटीमेसी, राइट। बहुत अच्छा वीडियो था, मैंने कम से कम उसको 5-7 बार देखा है। बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने, पर्सनली मुझे पसंद है वो, बहुत अच्छा वीडियो था। राइट, उसमें भी कोशिश यही थी कि ह्यूमन इंटीमेसी के बारे में समझाए, बताया था ह्यूमन इंटीमेसी के बारे में, और एआई इंटीमेसी से कनेक्ट करके, बिकॉज अल्टीमेटली लाइक इंटीमेसी एक ऐसा विषय है जो तो पहले इंटीमेसी बोलते हैं तो हमें लगता है कि मतलब फिजिकल रिलेशन ये सब लगता है, बट असल में ह्यूमन इंटीमेसी जो है वो डीपेस्ट बॉन्ड्स बनाता है। मतलब जो सबसे डीपेस्ट ट्रस्ट के बॉन्ड्स है वो इंटीमेसी और वल्नरेबिलिटी से ही बनते हैं, बट वो मिसफायर भी हो जाता है अगर लोग पहचान नहीं पा रहे कि सिचुएशन क्या है। सही। तो उसके पीछे भी रीज़न ये था कि बहुत सारे लोगों को वो गलत तरीके से गुमराह होने से बचा देगा, और बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्दी रिलेशनशिप्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। सो वही मकसद होता है हमारा। बट ये सुन के अच्छा लग रहा है कि मतलब वो लोगों तक भी पहुंच रहा है।
है ना, बिकॉज वही कि हम अपने कमरे में बैठ के, अपने छोटे से ऑफिस में बैठ के हम जो कंटेंट बना रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें लाइक नहीं, मतलब वाइड है सर, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, बट वो जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स ये सब है तो उसी के माध्यम से मालूम पड़ता है। सो अभी तक सर आपके जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे वियर्डेस्ट या सबसे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या रह चुके हैं, और आप बता सकते हैं कि कौन कौन लाइक आपके प्लेटफॉर्म में जो सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ है उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं? सर आपके ही सिटी मुंबई के कुछ लोग हैं, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, जिनको हमने इसी टाइटल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड पद्मश्री दिया। जी। पद्मश्री होल्डर हैं अनूप जलोटा जी, जिनको इसी टाइटल पर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया, क्योंकि उनसे बड़ा भजन सम्राट नहीं है कोई आज भी। सिंगर, प्लेबैक सिंगर एज भजन सम्राट। श्री उदित नारायण जी, शायद उनका रिकॉर्ड मैं बताऊंगा आपको भी हैरानी होगा सर, 3 टाइम्स मतलब 3 डिकेड्स में 80s, 90s और 2000 में अकेले सिंगर हैं वो जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। ओह 80s में भी मिला, 90s में भी मिला और 2000 में। तो इस टाइटल पर उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। ऐसे आदित्य नारायण जी का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये सेलिब्रिटीज फिल्मी दुनिया से हैं। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य जी जो महाराज गुरु जी वृंदावन से हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम सरकार जी का एक रिकॉर्ड बना था। रामदेव महाराज जी को भी हम लोग सम्मानित कर चुके हैं। ये सेलिब्रिटीज़ में आ गए। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि ऐसे रिकॉर्ड जो वियर्ड है थोड़े, वियर्ड मतलब हमें मतलब हमने आश्चर्यचकित- इमेजिन नहीं किया होगा वैसे हाँ, टाइप के। बिल्कुल आपके ही पार्टनर का सर रिकॉर्ड है। मैं बार बार उनकी तरफ लेके आ रहा हूँ। इनका भी सेकंड रिकॉर्ड अभी हाल ही में बना है, जिनमें इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। पहले 100 बच्चों के साथ बनाया था, अब टू 49 स्टूडेंट्स। और हमारे साथ जुड़ने का जो फ़ायदा आप स्टार्टिंग में पूछ रहे थे, बेनिफिट फॉर अ रिकॉर्ड होल्डर, पहले ये महाराष्ट्र में वर्क करते थे, अब ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। हमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम 6 शहरों में होते हुए मुंबई पहुंची है। मतलब इनकी ऑनलाइन क्लासेस 4 दिन चली है। 4 दिन की ऑनलाइन क्लास में इन्होंने CA फाइनल की GST बुक, जो ये बोले हम रीड कराएंगे, हमने कहा नहीं, आपकी बुक आप नहीं कराओगे, बुक हम डिज़ाइन करेंगे। हमने इनकी बुक ली, उसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करा, क्योंकि इनकी बुक तो ये रटवा सकते थे ना, हो सकता है साल भर से करा रहे हो झूठ। हमने अपनी बुक डिज़ाइन करवाई और उस बुक को इनको दिया हमने, अब आप ये कराइए। तो 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर 4 दिन के ड्यूरेशन में इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस और यहाँ मुंबई में ऑफलाइन क्लासेस में ट्रेंड किए बच्चे। और हम चैलेंजिंग हमारे लिए था जब मैं मुंबई यहाँ आया हूँ। पहले तो और सिटीज़ में तो मैं मतलब मैं भी था, कुछ शहरों में हमारे और टीम के भी लोग गए, सब तरफ से थंबनेल आ रहा था कि परफेक्ट है। और सब मिला करके 263 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने टेस्ट लिया था, तो 249 उसमें से परफेक्शन पर आया। और इन्होंने एप्लीकेशन दिया था 200 का, बट 249 फाइनल हो चुका था। उसके बाद इनकी जिद थी कि मुंबई आई है। हमने इन्हें नहीं बताया रिकॉर्ड बन चुका है, हम रिकॉर्ड सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके आए थे, रिकॉर्ड बन चुका था, बट इनकी जिद में हमें मुंबई आना पड़ा। और मुंबई में जब हम यहाँ आए हैं तो वहाँ भी सामने ज्यूरी टीम बैठी थी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट थी और रीजनल कौन थे सर, रीजनल काउंसिल के कुछ लोग थे साथ में, रीजनल काउंसिल मेंबर सी इंस्टीट्यूट के थे, हाँ। WRC ब्रांच जो है, और बाकी और एक एक्स चेयरमैन जो WRC इंस्टीट्यूट जो है उनके ब्रांच के एक्स चेयरमैन। साथ मतलब में सबके मेरा- सामने सबके रिकॉर्ड सामने बना। हम लोगों के लिए एक टफ कंपटीशन था कि हम पेज नंबर पूछ रहे थे तो जवाब आ रहा था, हम कंटेंट पूछ रहे थे तो पेज हाँ, नंबर आ ये रहा था। आंखों के सामने देखकर थोड़ा अजीब लगता है सर मैं नहीं, साथ क्योंकि- में जितने भी क्योंकि हम पढ़ाई में बहुत वीक रहे हैं, तो हमारे मेमोराइजिंग में जितने स्पेशली। चीफ गेस्ट थे वो सोच रहे थे अब कौन सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे। हाँ। मतलब बीच बीच में से चुन चुन के कंटेंट निकाल रहे थे। तो हम कंटेंट बता रहे थे, वो पूरा पेज बच्चों ने स्कैन कर दिया। तो आश्चर्यचकित और हैरान, जो अभी आप वियर्ड पूछ रहे थे, इनसे बड़ा हमने देखा। मतलब ये बोलते हैं ना मेमोरी गुरु, तो सामने बैठे, मैं तो इनको बोलूँगा कि अगला रिकॉर्ड मेमोरी गुरु के नाम से बना लें तो Tell me about page number 68.
It is talking about the specific service provided by to individual और recognized sport body. वहाँ पे आपको बॉक्स में दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में recognized sport body, जो एरो जा रहा है recognized sport body को ही, जो कि एग्जाम शो कर रहा है. फिर उसी के नीचे और एक एरो आ रहा है जो कि एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय recognized sport body. अब वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको देखेंगे बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर इमेजेस है, प्लेयर का है, बीच में टीम मैनेजर का है, राइट साइड में रेफरी का है, फिर नीचे बॉटम में आपको अंपायर का दिखेगा और लास्ट में कोच का है जो कि एक सप्लायर है. पेज नंबर 36 में पॉइंट नंबर सी दोनों ही बता दो. पहले मुझे 36 पे इमेज बता दो, फिर पॉइंट बता दो. लाइफ इंश्योरेंस का इमेज है. हाँ याद आ गया. पहला पॉइंट है जनश्री बीमा योजना. नहीं, मुझे सी बताओ. हाँ वही लाइन से बता रहा हूँ. पहला पॉइंट जनश्री बीमा योजना है. उसके नीचे आप सेकंड पॉइंट पे आओगे तो आम आदमी योजना है. उसके बाद सी पॉइंट पे लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम जो आपको पेंशन तक देती है 2 लाख रुपए तक का. सारे रिकॉर्ड तोड़ के रहेगा ये आज. Explain me the content of 22. मैम नीचे देखोगे तो नीचे आपको एक पिक्चर दिखाएगा. फ्लैग में एक मोटर व्हीकल है ब्लैक में, बाजू में बहुत सारा कंटेंट है और बड़ा सा हाईलाइट हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट. ऊपर आपको चार्ट फॉर्म में कुछ एक्सप्लेन किया है. पहले लिखा है स्टेट अंडरटेकिंग्स को. अगर आप अपनी मोटर व्हीकल स्टेट अंडरटेकिंग को देते फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जिसका कैपेसिटी 12 से ज़्यादा है तो उस पर एग्जाम्पशन है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा. उसके नीचे आप देखोगे लोकल अथॉरिटी का टाइटल दे. अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लोकल अथॉरिटी को देते हो जिसका सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज़्यादा है तो उस पर भी टैक्सेशन नहीं लगेगा. अगर आप और नीचे देखते हो तो वहाँ पे लिखा होगा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी. अगर आप अपने मोटर व्हीकल इन एजेंसी को देते हो तो उस पर भी टैक्सेशन नहीं लिखेगा. नीचे एक टाइटल है अ पर्सन. अगर ये रिप्रेजेंट करता है आप अपना व्हीकल ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देते हो लाइक अप टू हायर सेकेंडरी तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ तो इस पर भी टैक्सेशन नहीं लगेगा. नहीं एक्चुअली क्या उसका एक रीज़न था कि जो मुंबई में जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी थी ना मैंने, वो सब बच्चे वसई विरार के थे जिनमें जनरली ये माना जाता है एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे. हाँ ऐसा भी होता है. हाँ कि जो मतलब इंटेलिजेंट नहीं है. तो ये एक मिथ तोड़ना ज़रूरी था. और बच्चे भी बहुत मेहनती थे. और जो भी बच्चे थे उन सबको जब मैंने ट्रेनिंग दी थी उनको जो भी मैं सिखाता था उनको प्रैक्टिस करने को बोलता था और रेगुलर उसकी प्रैक्टिस भी करते थे. देखो होता है क्या है कि टेक्निक सिखाना बड़ी बात नहीं है. सिखा तो हम देंगे, सिखाने के बाद जो मेन चीज़ आती है वो कि स्टूडेंट्स उसको कितना इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिस करता है. तो बच्चे टेक्निक को कह सकते हैं एक प्रोसेस है. बट अगर आप वो प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करोगे तो फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा. तो उन स्टूडेंट्स ने ये प्रोसेस फॉलो किया. तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली बना है ना कि 249 स्टूडेंट्स ने CA फाइनल की बुक विद पेज नंबर याद की. तो बनाते वक्त मैंने वहाँ पे भी बोला था, वहाँ पे स्टेज पे, कि मुझे कैसी फीलिंग आ रही है कि एक कर्नल होते हैं मिलिट्री के, युद्ध होता है 2 कंट्री के बीच में, वो अपनी सेना को बोलते हैं अटैक. सेना जाती है, लड़ती है, युद्ध जीत करके आती है, मेडल मिलता है कर्नल साहब को. तो यहाँ पे सेना मेरी वो स्टूडेंट्स थे जिनको तैयार किया, टेक्निक सिखाई. उन्होंने उस टेक्निक्स को फॉलो किया और उसके बाद में 4 दिन बाद में जब उन्होंने उसका डेमोस्ट्रेशन दिया सबके सामने, जब उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे और जब उन्होंने सही आंसर दिए थे, और मेरा उस वक्त जैसे जैसे वो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे थे मुझे लिटरली प्राउड फील हो रहा था कि जस्ट लाइक वही फीलिंग के कर्नल को आती कि मेरी सेना जीत रही है वहाँ पे, वैसा. तो इसमें जितना टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है उतना एफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होता है. राइट. तो वो स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग थे बट उनको एक आइडेंटिटी मैं चाहता था कि मिले कि भाई मैं कर सकता हूँ. हाँ. और उनमें से कई तो सर ऐसे भी थे, जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था तो वो जो क्लासेस थी CA हब क्लासेस है, वहाँ के जो फाउंडर थे उन्होंने बोला कि सर बच्चों को स्टेज फियर है, बोल नहीं पाएंगे, घबरा जाएंगे सर, हो सकता है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बन पाए वहाँ पर. मैंने कहा ठीक है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम बनेगा, बट इनका ये फियर निकालना भी ज़रूरी है. इनको ट्रेनिंग देंगे, अगर इन्होंने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया तो हो जाएगा. तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मैंने ये बोला बेटा आपको सिर्फ ये प्रोसेस फॉलो करना है. लिटरली सर उन्होंने दिल से मेहनत की. और खाली उन्होंने नहीं, दिल्ली में जो स्टूडेंट्स थे उनमें से भी ज़्यादातर बिलो एवरेज थे, गुड़गांव के बिलो एवरेज, लखनऊ के बिलो एवरेज स्टूडेंट्स थे या एवरेज स्टूडेंट्स थे. मतलब हार्डली कुछ स्टूडेंट को छोड़ दूँ ना तो उनको ये लगा था कि जब मैंने बोला कि अपन एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार करेंगे, सर क्या मजाक करो सर, ऐसा थोड़ी होगा सर, हमसे नहीं हो पाएगा सर. मैंने कहा एक काम करते 2 दिन का सेशन रखते हैं, अगर तुम बोलोगे नहीं हो सकता है तो आगे नहीं बढ़ेंगे. तो बोले ठीक है सर. 2 दिन के सेशन के बाद में स्टूडेंट ने बोला सर कर लेंगे सर, थोड़ी मेहनत करेंगे हम, एफर्ट्स लेंगे बट कर लेंगे. और किया उन्होंने लिटरली. क्या मैं
स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूँ, उनके एफर्ट्स को सैल्यूट करता हूँ। सो अभी जैसे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं जिसमें कोई लंबी सी दाढ़ी होती है, लंबे बाल होते हैं, है हमारे यहाँ, है वैसे तो, सब ऐसे? है, सब है। एक बच्ची है गुजरात की, उसके बहुत लंबे बाल है, टीनेज में, अब उसने उसको कट कराया मॉडलिंग के चक्कर में। So, कितने लंबे बाल थे? सर लगभग मान लीजिए 20 फीट समथिंग। 20 फीट? बाप रे, मतलब 3-4 20 फीट, चार, समझ लो। 20 फीट से भी ऊपर होगा सर। ओ हो, 4 ऐसे ही- इंसानों जितने, 5 फीट के जी। 4 इंसानों जितने। ये ऐसे ही जयपुर में डॉक्टर राम सिंह चौहान जी हैं, हाँ, उनकी 20 फीट लंबी मूछें हैं। 20 फीट लंबी मूंछ मूंछ है। बाप रे, इतनी उगती भी है? उनसे तो मैं मिला भी हूँ। इनके सामने मैंने ओपन करवाई है मुझे। अरे बाप रे। मतलब वो हमेशा कवरिंग करके रखते हैं, हाँ। और मैंने उसको खुलवाया है इनके सामने कम से कम 10-12 लोगों ने पकड़ी उनकी मुझे। इधर और इधर पकड़ा है उसको, और मूंछों का रोल, हम मूंछों का रोल। बाप रे। वो क्या राजस्थान करते की हैं? आन बान और शान, मूंछों की पहचान राम सिंह चौहान। वो हम क्या तो ये करते बोलते हैं, मूछे जो होती है ना, उनको कपड़े से कवर करके फिर गले में यूं गले में लपेट। लटका करके टर्बन। यूं, वैसे लपेट करके रखते हैं। ओके, और ऐसे कुछ वियर्ड है? सर बहुत सारे हैं। एक बच्ची है बहुत छोटी, 1.5 फीट हाइट है उसकी, ओह, उसका नाम आमजे, मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं हूँ, आमजे उसकी सरनेम है। वो नागपुर से है लड़की, 1.5 फीट की है वो सर। ओह, और वो 1.5 फीट आप सोच लीजिए, वो बिग बॉस में भी आ चुकी है, कई जगह आ चुकी है। बहुत सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं लोग इनको सर। मतलब यही होता है ना कि जैसे अगर एक बार प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो फिर लोगों को मालूम पड़ता है उनके हिडन टैलेंट्स या हिडन एबिलिटीज या हिडन स्टोरी के बारे में। जी सो अभी जैसे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो बहुत से लोग होंगे जिनके पास कोई ना कोई यूनिक टैलेंट होगा, कोई स्किल होगा, कोई एबिलिटी होगी, और वो चाहते हैं कि दुनिया के सामने आए, तो आप वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? क्या कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है या कोई क्राइटेरिया होता है, कैसे? सर, अप्लाई जो आपने पूछा ना, अप्लाई यस कोई भी कर सकता है, लेकिन सिंपल तरीका है कोई भी अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले उसको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के साथ में कंडीशंस हैं। उसको न्यूज़पेपर कटिंग अपना, अगर वीडियो से रिलेटेड रिकॉर्ड है तो वीडियो, अनएडिटेड वीडियो, फोटो से रिलेटेड है तो फोटोज, साथ में 2 गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर मस्ट हैं, कि मतलब उसने अगर कोई एक्ट किया है, सपोज बहुत अच्छा डांस कर सकता है, हाँ, या बहुत लंबी मूँछों पे ही आ जाते हैं, या कोई और व्यक्ति जो जंपिंग बहुत ज़्यादा कर सकता है, तो उसको वो परफॉर्म करना है 2 गैजेटेड ऑफिसर के सामने विद अनएडिटेड वीडियो। गैजेटेड ऑफिसर उसको रिमार्क करेंगे, वो फॉर्म हमारे पास आएगा, हमारी ज्यूरी टीम अलग है, वो उसको चेक करती है कि कहीं ऐसा नहीं एडिटेड वीडियो। उस आजकल एआई के ज़माने में सब चीज़ बनाना भी आसान है, पकड़ना भी आसान है, क्योंकि उसमें टाइमर चल रहा होता है। अनएडिटिंग में टाइमर क्लियर रहेगा, एडिटेड वीडियो में टाइमर चेंज हो जाएगा, तो हमें टाइमर भी सामने रखना होता है। तो उसके बाद टीम चेक करती है, अगर वेरीफाई होता है देन प्रोसीड, नहीं होता है तो कैंसिल। और कुछ केसेस में लाइक आप लोग के सामने भी करना भी इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इन्हीं का रिकॉर्ड था, इसमें तो आना बहुत जरूरी था। हाँ, कभी इनको हमने लास्ट टाइम बुलाया था जयपुर में, हाँ, क्योंकि हम कैसे ट्रस्ट करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो इस तरीके के केसेस भी रहते हैं। सो जिसमें लाइक जैसे आप बहुत सारे पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उसको Involve- आंखों के जैसे सामने। अभी हमारी टीम किर्गिस्तान गई थी सर, तो वहाँ पे 3500 इंडियन स्टूडेंट ने, वहाँ की ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो 3500 प्लस मेडिकल स्टूडेंट ने एक साथ वहाँ हिप्पोक्रेटिक ओथ लिया था। तो वो हम काउंटिंग नहीं कर पाते हैं मैनुअल, अगर हमें पास वीडियो आता तो वो काउंटेबल नहीं हो पाता। तो हमने उसको तरीका बनाया था। उन्होंने भी पूछा सर आप 3500 मेरेकल है कि चेक कैसे करोगे? तो हमने उनको बोला वो हमारी टीम है, हमें पता है ना कैसे चेक करना है, आप प्रोसीड करो, रास्ता तो हम बताएंगे। उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में जब हम वहाँ पहुँचे, हमने पर बच्चे को एक स्क्वायर पेपर दिया, उस पर नंबर 1 नंबर 2 डालते हुए एंट्री कराई। ग्राउंड में एंट्री ही पेपर लेके कराई। तो वो बाद में पता लगा 3700 प्लस पेपर्स हमारे सामने, महेश जी हमारे सामने थे उधर, तो वहाँ पे 3700 प्लस स्टूडेंट्स हो गए। और ट्रस्ट की वो सारे इंडियंस थे, मतलब वहाँ और भी कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जो रिकॉर्ड बना था वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बना था। तो ये सभी ने एक साथ हाँ, हिप्पोक्रेटिक ओथ लिया हम लोगों के सामने। तो वहाँ पे ओथ लिया, उसके बाद जब चेक हो गया, लेकिन उन्होंने वही 3500 का हमें कंटेंट दिया था, हमने 3500 को ही फाइनल किया। 3700 थे हमारे सामने। राइट, राइट। तो ये अपने आप में एक
हिस्ट्री थी किर्गिस्तान के लिए, कोई किर्गिस्तान में रिकॉर्ड कभी सुना ही नहीं था किसी ने। पहली रिकॉर्ड बुक है जो किर्गिस्तान पहुंची और वहाँ पर किर्गिस्तान में एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया। किर्गिस्तान में ही एक सुलेमान 2 एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे, उसको भी फर्स्ट टाइम किसी रिकॉर्ड बुक की तरफ से रिकॉर्ड मिला है सर। सो आप लोग ने मतलब इंटरनेशनली भी अभी एक्सपांड होना स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑल ओवर वर्ल्ड हम पहले से काम कर रहे थे, बट लाइव जा करके देना इस साल से स्टार्ट हुआ। ओके जी। सो लाइक अभी लोगों के पास बहुत सारे एबिलिटीज़ होते हैं, जैसे कोई पर्सन लेट्स से कि फुटबॉल में बहुत सारे ड्रिबल्स कर सकता है एक साथ, तो इसके उसको वीडियो बना के आपको भेजना है। राइट, है ड्रिबल्स का रिकॉर्ड हमारे यहाँ ओके, ऑलरेडी है। आपको मालूम है नंबर कितना? हाँ सर, नंबर नहीं ध्यान है, बट रिकॉर्ड है बहुत सारे। सर आज की डेट में 3000 प्लस रिकॉर्ड्स हैं हमारे यहाँ, तो हर कोई याद नहीं रख सकता। पॉसिबल नहीं वो है अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। वो अपने आप में रिकॉर्ड बन जाएगा, उसको याद रखना। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, हाँ, जो वाकई हमें मोटिवेट करते राइट। हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि लाइक आपने जो रिकॉर्ड बनाया था, तो आप वही जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो आप अपने बुक में क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब जो 2 बुक्स है अपने, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड और किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन खुद का ही रिकॉर्ड मैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो मैं तो सारे ही हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दूंगा। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने साथ ही मतलब partiality ऐसा कोई करूंगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या? बिल्कुल सर। रिकॉर्ड बिल्कुल बुक्स सर, में? जो Okay. जेन्युइन रिकॉर्ड बुक्स हैं उसका ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप अपना रिकॉर्ड अपनी रिकॉर्ड बुक में नहीं बना सकते। इवन जो अदर रिकॉर्ड, कई बार क्या होता है दूसरे रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर मुझे अपने रिलेटिव का रिकॉर्ड एक बनवाना है, तो प्लीज़ आप हमें कोऑपरेट करो। तो ऐसा भी होता है, लेकिन करना पड़ता है सर। तो वो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, एडवांसमेंट बहुत आ चुका है। राइट। तो मैं रिकॉर्ड तो बनने से एक रिकॉग्निशन मिलता है, उस रिकॉग्निशन से लोगों तक बात पहुंचती है, और कई बार रिकॉर्ड होल्डर्स को भी बेनिफिट होता है, इवन जो उनसे कनेक्टेड होते हैं उनको भी बहुत बेनिफिट होता है। राइट। सो आज के ज़माने में एक बहुत इम्पोर्टेंट, मैं कह सकता हूँ कि एक तरह का इंटेलिजेंस हो गया है कि लाइक अपनी खूबी को पहचानना, राइट? सो अगर व्यूअर्स में कोई है जिनके पास कोई खूबी है जो कि मोनेटाइजेबल भी है, राइट, तो वो बेस्ट आइडियल होगा कि मतलब अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वो ये प्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उनका नाम उसके वजह से होता है और आगे जाके कोई मोनेटाइजेबल मॉडल है कि जिससे कि वो अर्न कर सकते हैं, तो आई थिंक वो एक करियर पाथ खुल जाता है पूरा का पूरा। बिल्कुल सर। सर ये कैसा, मतलब अगर मुझे जैसे एक रिकॉर्ड बनाना है तो क्या चार्जेबल होगा या कैसा है ये? बिल्कुल सर, एक रिकॉर्ड प्रोसेस की एक फीस रहती है। हाँ जैसा कि आपने एक स्टार्टिंग में क्वेरी किया था, क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है? हाँ। तो सर ये रिकॉर्ड की फीस रखना भी एक फिल्ट्रेशन है, हमारी मजबूरी भी है। ओके। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हम फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। ऐसे लोगों की ज़्यादा आएगी जो केवल टाइम पास कर रहे होंगे, हाँ, सीरियसनेस नहीं होगी। तो हमें अगर सीरियस चाहिए, ओरिजिनल रिकॉर्ड होल्डर चाहिए, ओरिजिनल टैलेंट चाहिए, मतलब जिनको वाकई में लगता है कि वाकई उनमें बनाना है, टैलेंट तो हाँ, है। बिल्कुल। हाँ। तो जो सीरियस होगा वही एप्लीकेशन भरेगा, वही हमें फीस पे करेगा। वरना स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आते थे जिसमें, अब मैं यहाँ बोलना ठीक नहीं है, उसमें वल्गरिटी भी कई बार लोग एब्यूजिंग वर्ड्स के थ्रू बताते थे कि हम ये भी कर सकते हैं, तो वो बताना ठीक नहीं है यहाँ कैमरे के सामने। तो वो चीज़ें हाइड वो है जब मतलब पूरा ओपन हो जाता है तो फिर उसमें बहुत सारा ये चीज़ें आती हैं। हाँ। तो फिर उस चीज़ को हटाने के लिए फिर फिल्ट्रेशन लगाना जरूरी था। अब वही लोग आते हैं जो वाकई सीरियस है, तो वो आते हैं, और अब वही एप्लीकेशन 90% वही एप्लीकेशन होती है जो सीरियस होते हैं। उसमें से ज्यूरी टीम चेक करती है कि रिकॉर्ड लायक है या नहीं, नहीं है तो डिक्लाइन, अगर होते हैं तो प्रोसीड। राइट। सो काफ़ी अच्छा लगा सर आपके आपकी साइड ऑफ द स्टोरी को जानकर, और आपने कंपनी कैसे बनाई और कैसे ऑपरेट करती है ये कंपनी, और क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एज अ पर्सन जिसने स्टार्ट किया स्क्रैच से एक ऐसे आइडिया पर जो आइडिया थोड़ा अनकन्वेंशनल है? सर हमारे सबसे पहले रिकॉर्ड होल्डर बने थे हैदराबाद के हैं पीसी आदित्य जी,
जिन्होंने 100 दिनों में 100 शॉर्ट फिल्म 100 नए कलाकारों को लेकर 100 सोशल मैसेज पर बनाई थी। ओ उनके साथ ये बिलीव करना कठिन था उनको कि क्या ऐसी कोई रिकॉर्ड बुक है भी या नहीं। जैसा महेश सर को अभी हो रहा है, अब तो हम लोग नंबर ऑफ प्रूफ दिखा सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ प्रूफ, नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़, नंबर ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं जो आज की डेट में हम प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं। उस समय पर वाकई मैं उनको कैमरे के सामने पीसी आदित्य जी को थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने हम पर बिलीव किया, और ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सारे हमसे कुछ क्वेश्चंस किए, बोले सर नहीं, आपने मेरा जो व्यू है समझा, मुझे अच्छा लग रहा है, और ब्लाइंडली फेथ उन्होंने हमसे किया, हमारा फॉर्म फिल किया, हमें भेजा और उनका रिकॉर्ड बना। तो सर होता क्या है ना कि जब हम सच्चे होते हैं तो रास्ते भी अपने आप बनते हैं, और हमारे मन में छल कपट है तो अच्छे से अच्छे रास्तों पे भी रुकावट आ जाएगी। तो हम अच्छे मन से बड़े थे, और ईश्वर का टच कि हमें स्टार्टिंग में वो समस्याएं नहीं आई जो आपने अभी क्वेरीज इस टाइप का किया। हम चलते चले गए, कारवा अपने आप बनता चला गया। क्योंकि आइडिया भी बहुत नॉवेल है, और मतलब ये आपके एक्सपीरियंस से निकल के आया। बिकॉज अगर जैसे मैं अगर कोई रिकॉर्ड नहीं जीता होता तो मुझे भी इसका इंस्पिरेशन कभी आता नहीं है ना, मोस्टली। तो ये यूनिक, आप खुद रिकॉर्ड जीते थे तो आपको आइडिया आया, तो और डेफिनेटली समाज में तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं सर है। कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है। एक हमारे यहाँ लड़की है, मैं जिक्र करूँगा, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक लड़की है कृष्णा बंग, फुल्ली पैरालाइज्ड है, और पैरालाइज होने के बावजूद वो पढ़ाई भी करती है, वो स्पोर्ट्स भी करती है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करती है। सर रिकॉर्ड होल्डर है वो हमारी, उसका टाइटल ही यही है, बीइंग अ पैरालाइज्ड गर्ल डूइंग सेवरल एक्टिविटीज़। और आज की डेट में वो नीट क्वालिफाई कर रही है, सेकेंड ईयर में, गवर्नमेंट उसको सिलेक्शन हुआ है। कॉन्फिडेंस, हाँ, मतलब मतलब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ है। उसका खुद का कहना है, सर आपके स्टेज पर आने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ है। सर आपका बिजनेस एक्चुअली बिलीफ का बिजनेस है। सर नहीं, बिलीव के साथ एक चीज़ और है, मैं क्योंकि आप लोगों को बिलीफ दे रहे हो, जो कि सबसे ऊपर की चीज़ है। मतलब अगर हम ह्यूमन हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी में बिलीफ सबसे ऊपर है सर, हमें हर दिन नई से नई चीज़ सीखने को मिलती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। इवन मैं एक और जिक्र करूंगा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके ऊपर कई आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है उनकी। सर मैं जब पर्सनली उनके यहाँ गया हूँ, कभी आपको मौका लगे आप जाइएगा, आप उनकी सेवाओं को तो देखिए। ट्रोलर्स क्या होता है ना सर, आजकल एडिटिंग बहुत फास्टिंग होती है कि हमने अभी पूरा इंटरव्यू दिया, उसमें से कुछ वर्ड यहाँ से उठाए, कुछ वहाँ से उठाए, उसको जोड़ के आप ट्रोलिंग शुरू कर दो। तो कहना बहुत आसान है, वहाँ आप जाइए, वहाँ मतलब 300-400 माताओं की सेवाएं हो रही हैं, हर समय लंगर चल रहा है और गौ सेवा चल रही है। उसके बाद महाराज जी रोज़ 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को सत्संग कर रहे हैं। तो आदमी ये भी तो देखे कि पीछे की सेवाएं वो चल क्या रही हैं। आज ट्रोलिंग बीच बीच से वर्ड्स को उठा करके करते ना, दैट्स नॉट गुड। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पर्सनली वहाँ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनकी सेवाओं को देखते हुए हमने वहाँ उनको सम्मानित किया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं सर। पुष्कर में ब्रह्मा टेम्पल है, एंशियंट ब्रह्मा टेम्पल इन द वर्ल्ड है, उसका रिकॉर्ड हमारे थ्रू ही दिया गया है। उनके पिलर पे आज भी सर्टिफिकेट लगा हुआ है, कभी आपका पुष्कर जाना हो तो देखिएगा सर। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, उसमें लार्जेस्ट फ्री किचन का रिकॉर्ड हमारी तरफ से दिया है। नंबर ऑफ लैक्स, वो तो बहुत सुपर लोग हर साल वहाँ पे, आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्री किचन इन द वर्ल्ड। सर खाटू श्याम जी मंदिर है सीकर में, ये तो आप भी अभी यस कर जाएंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि उनका जो स्लोगन है, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, 3 बाण धनुष, वो गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ रहता है। आपके मुंबई में भी कई गाड़ियों के पीछे लिखा होगा। तो उनके स्लोगन का रिकॉर्ड हमने दिया है, द स्लोगन यूज्ड ऑन मोस्ट व्हीकल इन द वर्ल्ड। हम यूएस गए, वहाँ भी लिखा हुआ था। हम अभी किर्गिस्तान गए थे, वहाँ पे भी हमें कुछ गाड़ियाँ मिली, मैंने अरे देखिए यहाँ भी इंडियंस हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और आगे भी बनते रहेंगे, जो शायद अनब्रेकेबल भी हैं, और हम लोगों को कहीं ना कहीं शांति मिलती है कि हमने भी किया है। खाटू श्याम जी जो अपने भीम के पोते थे, पौत्र,
बर्बरिक नाम था उनका। तो एक्चुअली हुआ क्या था, कहानी कुछ ऐसी थी कि जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो उस वक्त बर्बरिक जो है उनको उनकी माता ने बोला कि भाई तेरे पिताजी जो वहाँ पे युद्ध करने के लिए गए हैं वो मारे गए हैं और तुम्हारे दादाओं को और उनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो तुम जाओ। तो बर्बरिक ने बोला मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ कि कौन मेरे दादा है, मैं किसकी तरफ से युद्ध करूँगा। तो माँ को क्या लगा कि पांडव 5 ही है तो वो तो हारेंगे ही। तो बोले बेटा तुझे हारने वाले की तरफ से युद्ध करना है। तो बोले ठीक है, माँ की आज्ञा लेकर के चल पड़े। वो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, अब वहाँ पे हार कौरव रहे थे। अब वो कंफ्यूज कि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूँ तब, क्योंकि माँ ने बोला हारे हुए की तरफ से युद्ध करना, तो मैं अपनों को ही खत्म कर दूंगा, पांडवों को जो मेरे दादा वगैरह हैं। और अगर मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूँ तो माँ की बात झूठी। तब वो कृष्ण से मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि भाई तेरे तरकश में तो 3 ही तीर है, तो इन 3 तीर से तुम क्या कर लोगे। तो बोले कि प्रभु ये एक तीर है ना वो मेरे दुश्मनों पे निशान लगाता है, और ये दूसरा तीर है ना उनकी गर्दनें उड़ा देता है, तीसरा तीर तो मैं इसलिए रखता हूँ क्षत्रिय का जो तरकश होता है वो खाली नहीं रहना चाहिए, इसके लिए। तब कृष्ण भगवान बोलते पहले इसका देखे तो ये जलवा क्या है, कैसे है। वो बोलते चलो ये पीपल के पेड़ के जितने भी पत्ते हैं ना उनको गिराओ, और एक पत्ता वो अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं। जो तीर जो निशान लगाता ना, निशान लगा करके लास्ट में वो कृष्ण के पैर के वहाँ पे जाकर के रुक जाता है, और भगवान श्री कृष्ण के पैर के वहाँ पे रुकता है। तो बर्बरिक बोलते हैं प्रभु पैर हटाइए, नीचे एक पीपल का पत्ता आपने छिपा रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण को पता लग जाता कि अगर ये युद्ध में उतरा तो युद्ध एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं देख तू खुद धर्म संकट में है, बचने का एक रास्ता है। बोले क्या। बोले ये मैं तेरी बलि मांगूंगा, तो अपनी बलि दे दे, मुझे शीश दान कर दे। तो उन्होंने बोलते किया कि प्रभु ठीक है आप बोलते तो मैं अपना शीश दान करता हूँ आपको, बट मुझे पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना है। तब वो गर्दन निकाल करके अपनी श्री कृष्ण के चरणों में रखते हैं। कृष्ण भगवान उस गर्दन को एक पहाड़ पर रख देते हैं, पहाड़ पर रखते हैं ताकि वहां से वो पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सके। तो खाटू श्याम जी का आप देखोगे ना तो वो चेहरा है नीचे एक पहाड़ टाइप का भी बना हुआ रहता है। अब कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि तूने अपने शीश का दान दिया, तुम शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध होगे, मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे खाटू श्याम। और खाटू नगरी में उनका मंदिर है, वो तो राजस्थान में एक जगह है, और श्याम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उन्होंने हारने वाले की तरफ से युद्ध करते हैं, इसलिए उनको बोला था हारे का सहारा, उसी के लिए आए थे जो हारेगा मैं उसकी तरफ से करूंगा। तो आज के टाइम में एक मान्यता है कि जो आदमी निराश हो जाए, जिसको लगता है मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, कहते हैं वो उस मंदिर में जाता है तो उनका आशीर्वाद उनको मिलता है। इसलिए ये स्लोगन सबसे ज्यादा फेमस है, हारे का सहारा बाबा श्याम। और सर एक चीज और कही थी कि जितना कलयुग बढ़ेगा उतना इनका नाम बढ़ेगा। आप देखिए इनके फॉलोअर्स दिन पे दिन जो बढ़ रहे हैं ना, वो कलयुग बढ़ रहा है। मतलब पहले नंबर ऑफ जितना बढ़ता जा रहा है, इनके फॉलोअर्स उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग उतना हम बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी आपने एक जगह सुनी होगी गौरव सर, कि जब युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था तो सब पांडवों में से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ घमंड हो गया था। जैसे अर्जुन को हो गया था कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने अर्जुन को बोला कि रथ से नीचे उतरो। अर्जुन ने बोला कि माधव पहले तो सारथी उतरेगा, बराबर है, और उसके बाद में वो मुझे हाथ देगा फिर मैं उतरूंगा। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना आप रथ से नीचे उतरो। तो युधिष्ठिर समझ आते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं अगर तो कुछ बात है। वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम रथ से नीचे उतरो। अर्जुन नीचे उतरते हैं, कृष्ण भगवान रथ से उतर करके 7 कदम चलते हैं और रथ भस्म हो जाता पूरा का पूरा। बोले ये तो पहले युद्ध में हो गया था, वो तो ऊपर पताका हनुमान जी की थी और मैं रथ पे बैठा था तो ये टिका हुआ था, और तुमको ये घमंड है ना कि युद्ध तुमने जीता। तो एक काम करते हैं, बर्बरिक ने तो पूरा युद्ध देखा, चलो उससे पूछते हैं कि क्या देखा उसने। बर्बरिक के पास में गए, बोले बर्बरिक तुमने क्या देखा। बोले मैंने तो एक ही चीज देखी, मारने वाला कृष्ण मरने वाला कृष्ण। पूरे कुरुक्षेत्र में सिर्फ सुदर्शन चक्र घूम रहा था और कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तब सबके वहां पे घमंड टूटता है कि भाई जो है सब कुछ इस हिसाब से माया है कृष्ण की। वैसा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ गया हम लोग। आज साइंस भी ये मानता है कि यार ग्रेटफुलनेस होना और एक ऐसा माइंड होना कि जिससे आप क्रिटिकल हो, लाइक आप रिफ्लेक्टिव माइंड जिसको बोलते हैं, आप देख पा रहे हो खुद को कि आप कहाँ पे अहंकार में आ रहे हो, आप कहाँ पे लोभ में आ रहे हो, आप में कहाँ पे नेगेटिव चीज़ें प्राप्त हो रही है, राइट। तो अगर आप अपने आप को देख पाते हो तो आप अपने आप को बेहतर लाइफ में
आगे लेके जा पाते हो, है ना। सो ये सब कहानियाँ बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम वो वैल्यूज़ लोगों में डालते हैं, बच्चों में, और इससे सो काफ़ी अच्छी कहानी है। सो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा लाइक आपकी स्टोरी जानकर, और ये रिकॉर्ड तो बहुत क्या बोल सकते हैं, हिला देने वाला रिकॉर्ड था। होपफुली आगे एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे, अब वर्ल्ड लेवल पे बनेगा सर, मे बी थाउजेंड्स के लिए नहीं एम अब करेंगे। वर्ल्ड लेवल पे, अब इंडिया में नहीं बनवाएंगे इनका, राइट। अब जो भी नंबर रहेगा आगे आउट ऑफ कंट्री बनेगा। अभी क्या है कि जो टीम है ना अपनी टीम, वो कुछ रिसर्च में और लगी हुई है, काफ़ी हम डीप रिसर्च कर रहे हैं। जैसे अभी तक जितने भी मेमोरी ट्रेनर हैं सब बहुत ही बढ़िया है, अपनी तरफ से सब 100% एफर्ट्स डालते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि थोड़ा सा अलग हट करके किया कि जैसे 9th-10th का सब्जेक्ट है, अब 9th-10th के बच्चों को मेमोरी टेक्निक सीखनी है। टेक्निक सिखाने के बाद में हम उस टेक्निक को उन्हीं के सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट करके बताते हैं, ताकि उनको एग्जैक्ट पता लगे कि ये टेक्निक सीख तो ली बट हम यूज़ कैसे करें। 11th-12th के बच्चों को 11th-12th साइंस के हैं तो 11th-12th साइंस के अलग टेक्निक बनाई, 11th-12th कॉमर्स की अलग टेक्निक है, CA, CS, CMA वाले, LLB, UPSC, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, सबकी अलग अलग टेक्निक्स है। अब इन टेक्निक्स में हम रिसर्च क्या करें कि अगर ग्लोबल लेवल पे जाना है तो ग्लोबल लेवल में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे वहाँ के लोगों की एक मेमोरी और दूसरा याद करने का पैटर्न और स्टडी का तरीका एकदम अलग है। जैसे एक IGSE बोर्ड है, अब IGSE बोर्ड का एक प्रॉपर सिलेबस कुछ भी नहीं है, सिर्फ टॉपिक है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो वहाँ पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको किस तरह से फेस करें कि वहाँ पर एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जा सके कि जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड करीब करीब चीज़ें याद रख सको, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए कि यार मुझे ये बुक पढ़नी या वो बुक पढ़नी या ऐसी बुक पढूं, या जो भी पढ़ा एक बार उसको पढ़ करके कैसे रिटेन कर सकें, उसके ऊपर अभी थोड़ी सी रिसर्च चालू है। सो मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स जो है Yeah. उसका एक बहुत अच्छा ग्रास्प डेवलप हो जाए, ताकि फिर यहाँ वहाँ से घुमा के भी पूछे तो वो कोर कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई हम कर सकें। और एक मिथ सर भी है। इसमें एक टेक्निक हो सकती है, मतलब इसके ऊपर काम किया जा सकता है कि मतलब जैसे हम हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ को याद रखते हैं बिकॉज हम उसको किसी से एसोशिएट करते हैं, एक कहानी के फॉर्म में या एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया है कि अगर मैं साइंस के कुछ भी वर्ड्स याद करूंगा तो अभी मैं याद ही नहीं करता, मतलब मेरा माइंड नेचुरली बचपन से ऐसा काम ही नहीं करता कि मैं कोई चीज़ को सीधा याद करूंगा, बट मैं उसको एसोशिएट करके या पूरे कॉन्सेप्ट को समझूंगा कि क्या है, तो मुझे वो चीज़ फिर मैं भूलता नहीं हूँ। बराबर। और आप भी वो मेमोरी टेक्निक एसोसिएशन मेथड यूज करते हो? यस, बिल्कुल होता है। एक मेथड, जो इतने मेथड्स है ना उनमें एक एसोसिएशन मेथड भी होता है मेमोरी का। राइट। तो उस आई थिंक एसोसिएशन मेथड में ही इसका कहीं आंसर हो सकता है कि जैसे अगर हम कॉन्सेप्ट को बहुत, मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं IGCSE बोर्ड के जो भी रहेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो अगर हम एक कोर ढांचा बना सके और वो ढांचे में सारी चीज़ें मेमोराइज हो रही है वैसा, तो आई थिंक मे बी उस डायरेक्शन में कुछ सोचा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सर, डेफिनेटली सोचा जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ब्रेन जो होता है ना वो किसी भी चीज़ को याद कैसे रखता है, इसका एक प्रोसेस होता है। ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर कब होती है? जब ब्रेन को लगता है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यस। अब सवाल ये कि ब्रेन को कब लगेगा कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ। तो उसके कुछ सिस्टम है, प्रोसेस है, या मैं बोल सकता हूँ कुछ स्टेप्स है जो हमें ध्यान में रखना है। पहला, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इमोशंस के साथ ब्रेन में जाती है, यस, वो ब्रेन बहुत जल्दी याद रख लेता है, छप जाती है उसके अंदर। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी में देखा, मूवी हमको याद रह जाती है, गाने याद रह जाते हैं कि उनमें इमोशंस होता है, तो वो हम देखते हैं। सर हम साइंस को भी तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। साइंस के वीडियोस जो है हमारे, वो लोगों को दिल में छूते हैं, तब जाके उनको दिमाग में याद रहता है। वो बहुत जरूरी। एक सीन घूम जाता है माइंड। वही, क्योंकि अगर सिर्फ लाइब्रेरी के किताब की जैसे अगर हम पढ़ाएंगे टेक्स्ट बुक की तरह, तो फिर वो मजा नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है, अलग अलग सेंसेस अगर एक ही इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देती है तो वो याद रहती है। जैसे मान लो मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि टीचर ने आपको पढ़ाया, आपके कान ने वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दी, एक सेंस के थ्रू गई। अब आप उसके खुद नोट्स बनाओ। जब आप नोट्स बनाते हो तो एक पिक्चर इमेजिन करते हो। आप कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिखा कि महाराणा प्रताप ने किया, तो एक बार वो फोटो बनेगा महाराणा प्रताप का ब्रेन के अंदर। तो वो एक इमेजिनेशन से इमोशंस क्रिएट होंगे। और उसके बाद आप लिख रहे हो तो टच जो होता है वो भी एक इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को दे रहा है। तो अगर दो अलग अलग सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है तो ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट समझता है और वो उसको स्टोर करता है। तीसरा तरीका होता है एक ही इंफॉर्मेशन को एक रेगुलर इंटरवल से बार बार दिया जाना। जैसे जिसको हम बोलते हैं रिवीजन,
कि आपको रेगुलर रिवीजन करना चाहिए, रेपिटेशन बार बार हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज हम कई बार बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको कोई मंत्र वगैरह आते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, तो उनमें से कईयों को उस मंत्र का भले मीनिंग पता हो या नहीं पता हो, बट वो बोलेंगे, याद हो जाता है, वो याद हो जाता है, क्योंकि वो एक रेगुलर इंटरवल से उसको रिपीट कर रहे थे। बचपन में मुझे हनुमान चालीसा याद हो गया था। हाँ, तो वो क्या ब्रेन में जाके सेव हो गई, तो ब्रेन को वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। एक ब्रेन को इंपॉर्टेंट लगता है अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ब्रेन ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए आप घूमने के लिए लोनावला गए, लोनावला में आप जो है वादियों का आनंद ले रहे थे, और पहली बार ही लोनावला गए, कभी नहीं गए, और सडनली एक बंदर आता है वहाँ पे और आपका मोबाइल छीन करके भाग जाता है। अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी, जिंदगी भर याद अब आप 20 साल बाद भी उस जगह पे जाओगे ना, वो इंसिडेंट ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। जबकि हमने उसको सेव करने की कोशिश नहीं की कि सेव हो या सारे, बट वो जगह पे जाते वो इंसिडेंट्स ऑटोमेटिक क्लिक होगा। तो ये कुछ तरीके होता है, तो ये जो तरीके होते हैं ना, इनको ध्यान में रखते हुए सारी टेक्निक्स डेवलप की। तो कई लोगों को यूं भी लगता है मेमोरी टेक्निक रट्टाफिकेशन होगा, नहीं, ये प्योर साइंस है, प्योर साइंस। हर टेक्निक के पीछे एक साइंस है, और उस साइंस को ध्यान में साइंस का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो स्ट्रक्चर पे फिर काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और उसी तरह से फिर वो टेक्निक्स डेवलप धीरे धीरे डेवलप होती गई, और ये बहुत पहले से, जैसे कई लोगों ने मुझे ये भी बोला, सर ये टेक्निक आपने बनाई क्या? एक्चुअली सही मायने में बोलूँ ना, ये टेक्निक हमारे पुराने टाइम से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से। हमने तो खाली उसको डेवलप किया, या यूँ बोल सकते रीडेवलप किया। इवन कई फॉरेन ऑथर्स जो है वो, और कई फॉरेन मेमोरी कोचेज जो है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया। इवन हमारे इंडिया में भी कई मेमोरी कोचेज है जिन्होंने चीज़ों को डेवलप किया है, हमने उनको रीडेवलप किया वापस से। आज के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, उनके स्टडीज़ किस तरह से जो है चेंज हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए, वैसा, और उसी पे अभी अपनी रिसर्च आगे और भी चल रही है। राइट। आई थिंक इसमें काफ़ी स्कोप है, और इसके साथ अगर ये भी चीज़ ऐड कर दें कि लोगों के कंसेप्ट्स भी साथ ब साथ क्लियर होते रहे, तो आई थिंक वो तो बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब कंसेप्ट्स के साथ अगर मेमोरी भी दोनों, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो, उसमें मेमोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आई थिंक सारे जो टॉपर्स है उनकी मेमोरी के वजह से वो टॉपर्स है, राइट। एक काफ़ी हद तक उनका एक वो आता है, बिकॉज जैसे मैं अपने हिसाब से लिखता था आंसर, तो मुझे कभी भी उतने मार्क्स नहीं मिलते थे क्योंकि मैं बचपन में मैं अपने हिसाब से लिखता था, बट मैं देखता था जो लोग मतलब जिनकी मेमोरी शार्प है, उन वर्ड बाय वर्ड वो आंसर लिख रहे हैं, उनको फुल 19 आउट ऑफ 20 सो ऐसे मार्क्स मिलते थे। तो ये काफ़ी एकेडमिकली तो काफ़ी ये बेनिफिट करेगा, बट साथ में अगर कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं तो वो तो सोने पे सुहागा। सर कोई भी मेमोरी टेक्निक तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन मेथड ही नहीं है। इसमें क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, खाली है हमारी जो मेमोरी टेक्निक है ना, वो उसको सिर्फ रिटेन करने का काम करती है। राइट। जो कॉन्सेप्ट आपने समझा, अब आप उसको भूलो नहीं, उसको एग्जाम तक याद कैसे रख सको, उसके लिए टेक्निक्स बनी। इवन मैं अपनी टेक्निक्स में सबसे पहले यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप ये सोच करके हमारी टेक्निक्स देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं कि आपको कोई भी बुक याद हो जाएगी, तो वो तब तक याद नहीं होगी जब तक उसमें लिखे हुए कंटेंट को आप समझोगे नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक आप उसको याद नहीं रख पाओगे। राइट। और अगर आप करने की भी कोशिश कर रहे हो, मे भी सक्सेसफुल हो भी जाए, बट फिर आपने पढ़ाई क्या की? मतलब नहीं है, फिर आप तो मतलब तोते बन गए ना, रट्टू तोते बन गए। वो तो आप पहले भी थे। हाँ, वैसा है। तो कंसेप्ट समझ के उसको रिटेन अगर किया जाए, तो जैसे आप जो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं साइंस के, वो न्यूरो साइंस के बिल्कुल सही प्रिंसिपल्स है, तो वो फिर जिंदगी भर तक भी छप जाएंगे। बिल्कुल। और वो आगे जाके, सर आज के टाइम पे कौन सा इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आज के ज़माने में एक थिंकिंग है जिसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड थिंकिंग। डिफ्यूज थिंकिंग वो थिंकिंग नहीं होती जो आप फोकस में सोचते हो। डिफ्यूज थिंकिंग वो होती है, हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसको DMN बोलते हैं, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। मतलब मैं अभी रिलैक्स्ड हूँ और मैं अभी बातें कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, वो मिक्स हो रहे हैं। तो समझो अगर मैंने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा था, अब मैंने साइंस में कुछ पढ़ा, तो मैं हिस्ट्री को साइंस से कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। मैं मैथ को साइंस से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस कॉन्वर्जेशन को मे भी समझो मार्केटिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ, बिजनेस से कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ें तब होती है जब हमारा DMN एक्टिवेटेड है। अब DMN का रॉ मटेरियल है आपका कंसेप्चुअल नॉलेज। सो आप अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं और आप उसको मेमोरी टेक्निक्स की वजह से रिटेन कर रहे हैं आपके हिप्पोकैम्पस में और आपके
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, डोर्सोलैटरल, मोस्टली डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो अब क्या होगा कि आपके पास कॉन्सेप्ट भी है और आपके पास वोकैबुलरी भी है। तो अब आप बेहतर थिंकिंग कर सकते हो, आप बेहतर क्रॉस डोमेन क्रिएटिविटी ला सकते हो। अगर आप किसी एक चीज पे फोकस करोगे तो वो हो नहीं पाएगा। अब आज के ज़माने में सर जो भी सक्सेसफुल हो रहा है वो किसी एक डोमेन में नहीं अच्छा है, वो मल्टीपल डोमेन्स में अच्छा है। जैसे अगर हम लेंगे जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, इलॉन मस्क हो गए और जितने भी लाइक एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, दे आर ऑल पॉलीमैथ। मतलब उनके मल्टीपल डोमेन्स के कंसेप्ट्स क्लियर है, राइट? और वो कंसेप्ट्स को जब आपस में जोड़ते हैं तब मैजिक हो जाता है। उसको हम बोलते हैं इनोवेशन, उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। सो आजकल वो ज़माना नहीं है कि यू नो आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह, जैसे IQ जिसको हम बोलते हैं ना, कि आपका जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, आप फट 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 चीज़ों को देख रहे हो, पैटर्न को इंस्टेंटली आप रिकग्नाइज कर रहे हो, ये वाले इंटेलिजेंस का आज के ज़माने में ज़्यादा काम नहीं है। जिनका IQ हाई है वो लोग लाइफ में कुछ खास नहीं करते। बराबर है। हाँ, ये फैक्ट है, ये स्टेटिस्टिक्स है ये। मतलब 5% का ऊपर नीचे है, रिसर्चेज में पाया गया है। बट जिनके पास ये एबिलिटी है कि कॉन्सेप्ट्स को समझकर उनको रिटेन कर सकते हैं, तो वो लोग वो बहुत टॉप तक जा रहे हैं। तो उसमें मेमोरी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सर जैसा भी आपने बोला ना मल्टीपल डोमेन, यस, सर भी मल्टीपल डोमेन्स में सर के पास 10 डिग्रीज है। नहीं, और मल्टीपल डोमेन 12 हो गए वो, अभी तक पढ़ रहे हैं। मल्टीपल डोमेन्स में वर्किंग भी है सर का कर रहा है। सर अगर आप देखेंगे, अभी जैसे मैं साइंस सीखता हूँ और सिखाता हूँ लोगों को, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ भी नहीं, और मुझे उस बात का सबसे ज़्यादा गर्व है कि मतलब मैं साइंस से नहीं हूँ फिर भी मैं साइंस का प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया साइंस है। बराबर है। सर अगर आप देखेंगे माइक्रो लेवल पर, क्वांटम लेवल पर भी दुनिया फिजिक्स से चल रही है, क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सर। जैसे रियलिटी बढ़ती है तो नॉर्मल फिजिक्स के लॉज आ जाते हैं, आपके जो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गए। फिर वहां से दुनिया बढ़ती है तो आपकी केमिस्ट्री के लॉज आ जाते हैं। बिल्कुल। फिर केमिस्ट्री से बढ़ते हैं तो बायोलॉजी के लॉज आ जाते हैं। अच्छा, बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये बनाते हैं आपकी न्यूरोसाइकोलॉजी, आपकी न्यूरोबायोलॉजी बनाते हैं। Perfect. न्यूरो साइंस से हम सब समझते हैं। अब जो बातें हो रही है, हम कोई इंसान को समझना है क्या है, एम्पैथाइज करना है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी की वजह से हो रही है। अच्छा, बिजनेस, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग जो आपने कहा, सब साइकोलॉजी है। न्यूरोसाइंस, न्यूरोबायोलॉजी हार्डवेयर है, न्यूरोसाइंस केमिस्ट्री, न्यूरोकेमिस्ट्री, ये सब स्टडी है कि ये कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, और साइकोलॉजी बेसिकली थियरी है कि कैसे ये सब हो रहा है करके। बिजनेस, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, ये सब चलाते हैं दुनिया को। जियोपॉलिटिक्स बनता है, पावर के खेल आ जाते हैं। बराबर है। पावर, जियोपॉलिटिक्स, सत्ता। इकोनॉमिक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स दुनिया को चलाती है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस मिलके जियोपॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। हिस्ट्री जो है, ये सारी जो भी हमने बातें की वो सब हिस्ट्री में हो चुकी है, और जो नहीं सीख रहा है हिस्ट्री से वो दोहरा रहा है, वो गलतियां दोहरा रहा है। बराबर है। पूरी दुनिया कनेक्टेड है सर। सही सही। सारे हमारा subjects आ गए। एजुकेशन सिस्टम बोलता है कि यार नहीं, आप सिर्फ ये पढ़ो, आप सिर्फ वो पढ़ो। अब जैसे अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें न्यूरो साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, न्यूरो साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, और न्यूरो साइकोलॉजी समझने के लिए हमें एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान कैसे बना। अच्छा, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी समझने के लिए मे भी जेनेटिक्स हम समझ ले, मे भी बायोकेमिस्ट्री समझ ले, राइट? फिर वहाँ पे आ जाते तो ऐसा लगता है चलो फिजिक्स समझ लो कि फिजिक्स कैसे काम करता है। तो अल्टीमेटली ये आई थिंक मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि आप जितने ज़्यादा डोमेन्स का नॉलेज लोगे, आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको एक फील्ड में क्रिएटिव बनने में कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइट। प्लस क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि समाज में बहुत झूठ फैल जाता है, क्योंकि कोई कुछ बोलता है और हम सब सुन लेते हैं, और फिर लोग तो हमेशा गलत चीज़ ही दोहराते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत सही है। आप देखोगे नेगेटिविटी जल्दी स्प्रेड होती है। नेगेटिविटी और गलत चीज, जो मसालेदार चीज है वो जल्दी, झूठ जल्दी फैलता है, झूठ जल्दी फैलता है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज जल्दी फैलती है ना, वो नेचर ही है उसका, क्योंकि नेगेटिव बायस है साइकोलॉजी में। जो चीज आपके सर्वाइवल को क्वेश्चन मार्क में लाती है, रोड पे कहीं झगड़ा हो रहा हो तो हम जरूर रोकेंगे, जरूर देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट, राइट? सो साइंस का जो नॉलेज है वो आपको चीजों को लोग क्या सोचते हैं उसके एंगल से नहीं, बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, जो प्रूव्ड है, जो एविडेंस बैक्ड है, वहां से आप चीजों को जब समझने की कोशिश करते हो
तो लोग एक तरफ और आपकी सोच एक तरफ, आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हो, आप लोगों के उसमें नहीं आ रहे हो, जो सर आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया की वजह से लोगों का जो जीवन बना भी है, बिगड़ा भी बहुत है। बिगड़ा भी बहुत है, जो Misguide भी बहुत एक इंसान के दिमाग में भ्रम आ जाता है या गलत चीज आ जाती है तो भी वो मिलियंस में जाएगा। मिलियंस में जाएगी। सोशल मीडिया ने नेगेटिव चीजों को ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया है। क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल सोच बहुत कम हो गई है। कम आज। हो गई है। पहले भी कम थी, लेकिन आज सोशल मीडिया के आने से और कम हो गई है। तो साइंस वो चीज़ है जो वो देता है, और साइंस को यूटिलाइज करके जो हम ब्रेन की ये टेक्निक्स बना रहे हैं वो भी लोगों को काफ़ी बेनिफिट दे रही है। और होपफुली बस यही है कि और इस पे हम कंपाउंडिंगली इस पे और ज़्यादा वर्क कर सके। सो अब जो आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनीज है, इसके अलावा आप क्या कुछ और करते हैं? आपने कहा था कि आप मार्केटिंग भी करते हैं। सर मार्केटिंग नहीं, मैंने बोला था कि एक आईटी कंपनी है विट्स ऑफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ, और उसके अंदर हम लोग वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं। और आपके और ईश्वर की कृपा से आज इंडिया के बाहर भी हम लोग कई सर्विसेज दे चुके हैं। हमारे पास क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री भी हैं जिनकी हम लोग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। तो सर लाइक आपका फाइनल मैसेज क्या होगा व्यूअर्स के लिए जिनको लगता है उनके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है? क्या आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? जी सर, फाइनल मैसेज ये है कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो बिना हिचकिचाए हमारी वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें। हमारा ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल है, या हमारा नंबर भी अवेलेबल है, आप हमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फॉर्म फिल करिए, और कोई भी रिकॉर्ड बनाएं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हार्मफुल रिकॉर्ड ना बनाएं। ऐसा ना हो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में आप छत से कूद जा रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे रहे हैं जो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। वो रिकॉर्ड बनाएं जो इंजॉयफुल हो, जिससे आपको नुकसान ना हो, और बल्कि कोशिश करें ऐसा रिकॉर्ड बनाएं जो समाज को अच्छा संदेश दे, क्योंकि अगर समाज को अच्छा संदेश देंगे तो लोगों का भी भला होगा और आपकी खुद की भी वैल्यूज़ बढ़ेंगी। और इसके अलावा मान लीजिए आपकी लंबी मूछें हैं या आपके लंबे बाल हैं, तो इस टाइप के भी रिकॉर्ड आप बना सकते हैं, बट जंपिंग वाले नहीं। तीसरी मंजिल से कूद रहे हैं, मत बनाइए। अपनी साइकिल के पहिए पे कुछ उंगलियां डाल रहे हैं या पंखे में उंगली डाल रहे हैं, प्लीज़ मत बनाइए। और लास्ट में एक लाइन कहूँगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ईमानदारी ज़रूरी है। मेहनत करने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, देर से ही सही जीत होती ज़रूर है। थैंक यू। थैंक यू। और एक लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कौन कौन चाहता कि गौरव सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो कमेंट में ज़रूर रखें कि सर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करें। फॉर्म तो आज एक फॉर्म तो सर मैं दे ही रहा हूँ सर को। और कौन कौन मेरी बात से सेटिस्फाई है कि ही इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, साइंस इन्फ्लुएंसर, जो मेरी तरफ से इस बात से सहमत हो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। जो भी हूँ सर, ऑडियंस ने बनाया है। सर हम लोग आप ही के फॉलोअर हैं। आप सर के फॉलोअर्स हो, और मुझे प्लेटफॉर्म गौरव सर की वजह से मिला। बिल्कुल, क्योंकि इनके उस वीडियो की वजह से आपने वो वीडियो देखा, आपने मुझे बोला, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, उसका दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई है। सर एक बार शुरुआत ऑडियंस से हुई है सर, नहीं एक बिकॉज़ बार उन्होंने मुझे बनाया। सर नहीं, एक बात आपसे भी कहलवाना चाहूँगा ऑडियंस को कि जो मैंने बोला कि अगर किसी में टैलेंट हो, तो ये आप अगर बोलेंगे तो ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड होगी बात, कि आप भी बोलिए कि अगर किसी में कोई टैलेंट हो तो वो हमारे पास आएँ और रिकॉर्ड बनाएं, हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। प्लीज़ आपके। बेशक। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है, मैं जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है और अगर उससे दुनिया का भला हो रहा है तो वो चीज़ डेफिनेटली सामने आनी चाहिए। एक तरीके से आपका फ़र्ज़ है कि उसको सामने लाना, उस चीज़ को, उस पर काम करना। और अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि आज के ज़माने में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस यही है कि आप अपने हुनर को पहचानो और उस पर लगे रहो, डबल डाउन करो, 10x करो और डटे रहो। बिकॉज अगर कोई चीज़ आपके लिए आसान है और दूसरों के लिए मुश्किल है तो वो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है।
सो अगर आप में भी कोई टैलेंट है या कोई स्किल है, कोई हुनर है जो छुपा हुआ है और आपको पता है आप में वो हुनर है, तो आप भी एक्सक्लूसिव बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या फिर किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़रूर उसको रजिस्टर करें और वो हुनर दुनिया के सामने लाइए.